हेलो एंड वेलकम बच्चे लोग। और बताइए कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया? ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में मैंने आप लोगों को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताया, न्यूटन्स का सेकंड लॉ बताया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ बताया। उसमें मैंने आपको लीनियर मोमेंटम की जानकारी दी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी मैंने बता दिया। आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो सबसे पहला चीज पढ़ेंगे वो है यूनिट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे? यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स में सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एब्सोल्यूट यूनिट। क्या पढ़ना है? एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट में दो तरह का यूनिट आता है बच्चों। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। अब हम लोग सबसे पहले फोर्स का एसआई यूनिट सीखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं हम कि लेट मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 1 kg है, और इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगा होगा तो आप बोलेंगे सर फोर्स तो काफी आसान है, हमको पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m की जगह 1 kg और a की जगह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आएगा ना ये? ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है, ठीक है, ये एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। अगर आपको बोला जाए कि डिफाइन कीजिए 1 न्यूटन को, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg के मास पे अगर काम करेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस करेगा। याद रहेगा, 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg के मास पे अगर काम करेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लिखिए इसको, पहले कॉपी कीजिए आप लोग। चलिए डिफाइन करेंगे, है ना? लिखेंगे डिफाइन 1 न्यूटन। लिखिए डिफाइन 1 न्यूटन। लिखेंगे डिफाइन 1 न्यूटन। लिखेंगे इसमें 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which when act on a body, which when act on a body of mass 1 kg, which when act on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square, produces an acceleration of 1 meter per second square, produces an acceleration of 1 meter per second square। ठीक है, इसके बाद एब्सोल्यूट यूनिट में दूसरा आता है सीजीएस यूनिट। क्या आता है बच्चों? सीजीएस। सीजीएस का मतलब मैंने आपको बताया है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। क्या बताया है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। मान लीजिए कि मेरे पास एक मास है 1 ग्राम का। कितने ग्राम का मास है? 1 ग्राम का मास है, और इस मास पे मैंने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितने का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अगर इसमें इतना एक्सेलरेशन आया है तो पक्का है कि मैंने वहां पे फोर्स लगाया होगा। फोर्स लगाया तभी तो एक्सेलरेशन आया। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए तो कितना फोर्स लगाया है बच्चों,
तो आप बोलेंगे कि सर F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, और m का वैल्यू भी पता है हम लोगों को, m का वैल्यू है 1 ग्राम और a का वैल्यू भी पता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये F इज इक्वल टू आ गया 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। तो याद रखेंगे फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है ये क्या है, डाइन है। अगर हम आपको बोले कि एक डाइन को डिफाइन कीजिए तो आप क्या बोलेंगे, एक डाइन फोर्स वो फोर्स है जो 1 ग्राम के बॉडी पे अगर काम करेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस करवाएगा। याद रहेगा ये बात, तो दिक्कत नहीं ना। चलिए कॉपी करेंगे इसको। चलिए डिफाइन किया जाए, लिखेंगे डिफाइन, लिखेंगे डिफाइन वन डाइन, डिफाइन वन डाइन, डिफाइन वन डाइन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वन डाइन फोर्स इज दैट फोर्स, वन डाइन फोर्स इज दैट फोर्स, इज दैट फोर्स which when act on a body, which when act on a body of mass 1 gram, which when act on a body of mass 1 gram produces an acceleration of, produces an acceleration of 1 centimeter per second square, produces an acceleration of 1 centimeter per second square, produces an acceleration of 1 centimeter per second square। ठीक है, तो ये हमने फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट पढ़ लिया। फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट में दो आता है, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट में फोर्स क्या है, न्यूटन है यूनिट, और सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन है। ठीक है, इसके बाद फोर्स का जो दूसरा यूनिट आता है इसको हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या आता है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट में सबसे पहला आता है किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स, जिसको हम लोग लिखते हैं KGF। क्या लिखते हैं, KGF। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स। अब ये 1 किलोग्राम फोर्स क्या है, 1 KGF क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मास है 1 kg का। कितने का मास है, 1 kg का, और इस मास में हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितने का, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। जब इतना एक्सेलरेशन आ रहा है तो पक्का है कि क्या हो रहा होगा, फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो F का वैल्यू हमसे पूछा गया, हम बोले F इक्वल टू क्या होता है, तो आपने बोला सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो F इज इक्वल टू मास के लिए 1 kg लिख दिए और एक्सेलरेशन के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिए। ये आ गया F इज इक्वल टू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाबू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो F इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 9.8 न्यूटन, और इस 9.8 न्यूटन को हम लोग बोलते हैं 1 kgf। ठीक है, तो 1 kgf अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि 1 kgf जो है 1 किलोग्राम फोर्स, ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। याद रहेगा, 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर है, 9.8 न्यूटन के बराबर है। अगर हमको बोला जाए कि आप डिफाइन कीजिए 1 किलोग्राम फोर्स को, तो आप क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम फोर्स वो फोर्स है, ठीक है, 1 kg वो फोर्स है जो 1 kg के मास पे लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अर्थ हम लोगों को कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg के मास को अगर हम छोड़ेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो अर्थ जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितने का होगा, 1 kgf का।
याद रहेगा? ठीक है, चलिए कॉपी करेंगे इसको। चलिए तो डिफाइन किया जाए 1 kgf को, लिखेंगे डिफाइन 1 kgf, लिखेंगे डिफाइन 1 kgf 1 किलोग्राम फोर्स, लिखेंगे इसमें 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स, 1 kilogram force is that force which when act on a body, which when act on a body of mass 1 kilogram, of body of mass 1 kg कर देंगे, which when act on a body of mass 1 kg, which when act on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 9.8 meter per second square, produces an acceleration of 9.8 meter per second square। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशनल यूनिट में दूसरा यूनिट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम फोर्स। क्या आता है? 1 ग्राम फोर्स, बोले तो 1 GF, 1 ग्राम फोर्स बोले तो 1 GF। अब ये 1 ग्राम फोर्स क्या है समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है 1 ग्राम। कितना ग्राम? 1 ग्राम। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया तो इसमें एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन कितना आया? तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितना? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन आया इसमें। तो हम आपसे पूछें कि बताइए बच्चों कितना फोर्स लगा होगा, तो आपने बोला कि सर फोर्स का क्या है, फोर्स तो ma के बराबर होता है। मास जो है हमारे पास ये 1 ग्राम है और एक्सेलरेशन जो है ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं कि ये 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और बाबू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोले? डाइन बोले। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोले? डाइन। तो ये कितना आ गया? 980 डाइन आ गया है ना। और ये जो 980 डाइन है ना, इस 980 डाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 ग्राम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 ग्राम फोर्स। याद रखना है बच्चों हमेशा हमेशा के लिए कि 1 GF जो है ये 980 डाइन के बराबर होती है। समझ में आ रहा क्या बोले? क्या 1 GF जो है ये 980 डाइन के बराबर होती है। तो इन सब चीजों से बचकर रहेंगे आप लोग, है ना? ठीक है, हाँ चलिए कॉपी करेंगे इसको। चलिए डिफाइन किया जाए क्या इसको? लिखेंगे डिफाइन 1 GF, लिखेंगे डिफाइन 1 GF। एक GF डिफाइन करना है आप लोगों को। लिखेंगे 1 ग्राम फोर्स इज दैट फोर्स, 1 ग्राम फोर्स इज दैट फोर्स, is that force which when act on a body, which when act on a body of mass 1 gram, which when act on a body of mass 1 gram, which when act on a body of mass 1 gram, which when act on a body of mass 1 gram produces an acceleration of 980 centimeter per second square, produces an acceleration of 980 centimeter per second square, produces an acceleration of 980 centimeter per second square।
ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्कूलों में एग्जाम होता है तो डायरेक्ट इसका डेरिवेशन 3 मार्क्स में दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल रह सकता है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़े थे ना, कि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट होगा। यहाँ पे दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मतलब अगर 2 पार्टिकल आ गया तब आप क्या बोलना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कुछ हम लोग यहाँ पे, है ना। देखिए मेरे पास 2 बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बॉडी ए का मास m1 मान लिए हैं और बॉडी बी का मास m2 मान लिए हैं, और बॉडी ए की जो वेलोसिटी है ये u1 है और बॉडी बी की जो वेलोसिटी है ये u2 है, और u1 जो है ये बड़ा है किससे, u2 से। u1 क्या है, u2 से बड़ा है। अब बताइए ये अगर बड़ा है तो ये क्या करेगा, जाके हिट करेगा ना, हाँ या ना। अगर मान लीजिए कि ये वाला आगे जो चल रहा है उसका वेलोसिटी कम है, पीछे वाले का ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, आगे जाके टकराएगा। टकराना को कॉलिजन बोलते हैं, टकराना को क्या बोलते हैं, कॉलिजन। तो यहां के बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो यहां पे टकराव होगा। ठीक है, तो देखते हैं टकराव के बारे में एक बार। ठीक है, ये यहां पे क्या हो गया, टकराया। समझेंगे इधर बात। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और ये एट कॉलिजन है। ये क्या है, एट कॉलिजन। ठीक है, अब समझिए बात को। जब ये दोनों बॉडी टकराया है तो हमको पता है कि बॉडी ए के तरफ इधर एक फोर्स लगेगा FAB, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, और बॉडी बी के तरफ इधर एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, FBA। कल पढ़े थे ना न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये वाला FAB है और ये क्या है, FBA है। मान लेते हैं कि A का जो लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है ये DPA है, और B का जो लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है ये DPB है, और ये जो टकराव है ये टकराव थोड़े देर के लिए हुआ है। कितना है टाइमिंग, DT है। टाइमिंग कितना है टकराव का, DT। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या होगा, ये आया आगे टकराया, जैसे टकराएगा इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, और जैसे टकराएगा तो अब इसको धक्का मारे तो ये आगे बढ़ेगा ना, मतलब जो आगे है इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये बॉडी ए टकराव के बाद थोड़े कम वेलोसिटी से जाएगा, और बॉडी बी टकराव के बाद ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। ए की वेलोसिटी कुछ v1 हो गई है और बी की जो वेलोसिटी है ये v2 हो गई है। बी की वेलोसिटी कितनी हो गई है, v2।
ठीक है, ये जो कंडीशन है ये है आफ्टर कॉलिजन। कब का कंडीशन है? आफ्टर कॉलिजन। और सबसे पहला वाला जो कंडीशन है ये क्या है? बिफोर कॉलिजन है। क्या है ये? बिफोर कॉलिजन। ठीक है, अब देखिए कॉलिजन से पहले इन दोनों बॉडी के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमको क्या देता है? लीनियर मोमेंटम। तो कॉलिजन से पहले कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम होगा। कॉलिजन के बाद, टकराव के बाद भी दोनों बॉडी के पास मास भी है। ए का मास कितना है? m1। बी का मास कितना है? m2 है। तो कॉलिजन के बाद भी मास भी और वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी है, मतलब ए के पास भी लीनियर मोमेंटम और बी के पास भी क्या है? लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलता है कि जितना लीनियर मोमेंटम कॉलिजन से पहले होगा उतना ही लीनियर मोमेंटम कॉलिजन के बाद में होगा। समझ में आया? क्या बोले? क्या? हाँ, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। याद रहेगा? क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? बाद में रहेगा। और हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगाए हैं। बाहरी फोर्स लगा है क्या? नहीं लगा। ठीक है, लिखवा दें? लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लिखेंगे इसमें इट स्टेट्स दैट if no external force, ये उतना मत लिखिए, सिंपल इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए। इट स्टेट्स दैट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन always remains constant. Before and after collision always remains constant. Before and after collision always remains constant. ठीक है, अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, है ना? देखेंगे इधर M1 एंड M2 क्या है बाबू? M1 एंड M2 क्या है? मास ऑफ बॉडी A एंड B, U1 एंड U2 क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड B बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन है या ना? वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बी बिफोर कॉलिजन। इसके बाद V1 एंड V2 क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बी आफ्टर कॉलिजन। यही है ना? वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बी आफ्टर कॉलिजन। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। इसके बाद FAB फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B, और FBA क्या है ये? फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A। BPA क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ऑफ A। ठीक है, DPB चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ B। ठीक है, और कितना देर में? तो इन स्मॉल टाइम dt। ठीक है, कितने देर में? इन स्मॉल टाइम dt। ठीक है,
dt क्या है? स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम। ठीक है, समझ गए बात? अब आगे देखेंगे, है ना। समझे आगे का बात? समझते हैं। वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। बाबू न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोला? बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही बोला। मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से एफ ए बी को क्या लिख सकते हैं? डी पी ए बाई डी टी लिख सकते हैं ना। और एफ बी ए को क्या लिख सकते हैं? डी पी बी बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या देता है? फोर्स देता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या देता है? फोर्स देता है, तो ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात, ठीक है, आगे देखते हैं। डीपीए चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए है। बताइए तो ए का लीनियर मोमेंटम पहले कितना था? पहले मास m1 था, वेलोसिटी कितना था? u1। बाद में कितना हो गया? मास तो m1 ही है, वेलोसिटी कितना हो गया? तो चेंज कितना का आ गया? चेंज कितने का आ गया? m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय dt। यही ना आया यार? नहीं समझे? ठीक है, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय dt, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ। बताइए चेंज b में कितना आया? पहले कितना था? m2 u2, बाद में कितना हो गया? m2 v2। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ m2 v2 माइनस m1 सॉरी m2 u2 ना, माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय dt। ये dt और dt को हम क्या किए? काट दिए। हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस m2 v2 माइनस माइनस मिलके प्लस m2 u2। ये माइनस वाला माइनस m1 u1 इधर भेज दीजिए और माइनस m2 v2 को इधर कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? m1 v1 और ये माइनस m2 v2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस m2 v2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस m1 u1 इधर जाएगा तो प्लस m1 u1 हो जाएगा, और ये प्लस कितना? m2 u2 हो जाएगा। m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, ये टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन है। इसके बाद m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, ये टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है। क्या ये दोनों बराबर हो गया? हाँ या ना? ये है टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, ये बराबर है टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन के, बिफोर कॉलिजन के। हाँ या ना? और यही बात हम लोगों को कौन बोला? ये बात हम लोगों को बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बोलता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जो है वो बराबर होगा टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के। मतलब टकराव के बाद भी टोटल लीनियर मोमेंटम का वैल्यू चेंज नहीं होगा। याद रहेगा ये बात, है ना? तो इसको आप लोग कर लेंगे कॉपी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? सभी लोगों को समझ में आया है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया ना? आसान है ये सब डेरिवेशन, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग। तो बच्चे लोग आज का क्लास करते हैं हम लोग यहाँ पे समाप्त। ठीक है, कल हम लोग अब आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे और आगे की चीजों को बताएंगे। ठीक है,
कल कॉन्करेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है? समझ गए बात? ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।